नेशन न्यूज में सबसे पहले बात पाकिस्तान की नापाक हरकत की करते हैं। लगातार सीज़फायर का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान के लिए अब मासूम बच्चे भी कोई मायने नहीं रखते हैं। पहले सिविलियंस पर हमला हो रहा था और अब मासूम बच्चों के स्कूलों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से मोटार पर मोटार दागे गए, जिसके चलते 9 स्कूलों में करीब 200 बच्चे और स्कूल स्टाफ फंस कर रह गया। हालांकि करीब 10 घंटे बाद इन्हें सकुशल वापस निकाल लिया गया। LOC से महज 3 किलोमीटर दूर नौशेरा के इस शहर में करीब 50 स्कूली बच्चे फंसे हुए थे, जबकि भिवानी करीब 55 बच्चे पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हालांकि अब इसमें बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मदद ली गई और इन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया, नौशेरा की ओर रवाना कर दिया गया। 9 स्कूलों के कुल 200 बच्चे जो हैं वो इस सीज़फायर के उल्लंघन में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में जो है वो फंस गए थे। लगातार हो रही फायरिंग की वजह से बच्चों को स्कूल से बाहर भी नहीं निकाला जा रहा था, उनकी जान को खतरा था, तो ऐसे में बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मदद ली गई। 3 घंटे हो गए यहाँ के फायरिंग चल रही है। बच्चे सारे इधर ही हमारे पास हैं, हमने यहीं पे रखे हुए हैं। बच्चे यहीं घर भेजा तो रास्ते में कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए हमने बच्चों को यहीं पे रखा हुआ है। बच्चे यहाँ से जंगल तक आते हैं। शहनवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, पहले गांव को निशाना बनाना, सिविलियन एरियाज को निशाना बनाना और अब स्कूली बच्चों को स्कूलों को भी नहीं बख्शना, वहां पर भी मोटार दागना, वाकई में पाकिस्तान की नापाक साजिश है। किस तरह से इन बच्चों का रेस्क्यू किया गया? देखिए फिनाज, जरूर ये एक बहुत ही कायराना हरकत जो है वो पाकिस्तान ने की है। और मैं आपको बता दूं कि एकाएक पाकिस्तान ने नौशहरा में जब ये शेलिंग शुरू की है, उसमें 3 स्कूल जो हैं वो इस फायरिंग की जद में आए हैं और करीब 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो वहां पर फंसे हुए थे। लेकिन जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है, बंकर गाड़ियां जो हैं वो लेकर गए हैं, उसके बाद एक एक करके बच्चों को निकाला है और कोशिश यही की है कि किसी भी बच्चे को कोई नुकसान वहां पर नहीं उठाना पड़े। फिलहाल जो हमारे पास अभी जो हमारी डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है, उनके मुताबिक उन्होंने सारे बच्चों को लगभग शिफ्ट कर दिया है। करीब 20 बच्चे जो हैं वो उनके साथ अभी भी फंसे हुए हैं और उनकी कोशिश यही है कि वो जल्द से जल्द इन सभी बच्चों को भी सेफली जो यहाँ पर रिलीफ कैंप बनाए गए हैं वहां पर पहुंचा दे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर जो ये आ रही है, अभी फिलहाल इसकी सेना ने पुष्टि तो नहीं की है। एक हमारा सेना का एक और जवान है जो इस फायरिंग में शहीद हो गया और 2 जवान जो है वो इंजर्ड है, लेकिन अभी सेना ने इस चीज की यहाँ पे पुष्टि नहीं की है। फिनाज जी, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो 20 बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, शहनवाज कह रहे हैं, और उनको लगातार बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। इस बीच सेना के एक और जवान के शहीद होने की अपुष्ट खबरें आ रही हैं और 2 घायल हुए हैं। उधर आज मानसून सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ। सत्र की शुरुआत के दूसरे दिन से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक शुरू हो गई और नतीजा मायावती का राज्यसभा से इस्तीफे के तौर पर सामने आया। दलितों के साथ हो रहे अत्याचार का आरोप लगाते हुए मायावती ने राज्यसभा में बोलना शुरू ही किया था और जब उपराष्ट्रपति ने उन्हें वक्त का हवाला देते हुए बोलने से रोका तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की और फिर इस्तीफे का दांव चल दिया। अरे प्लीज प्लीज, पहले इस्तीफे की चेतावनी। यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म फिर दे दिया इस्तीफा। जब मेरे समाज के की बात भी मैं इधर हाउस में नहीं रख पाऊंगी तो मेरा इधर रहने का कोई फायदा नहीं। ये मायावती का महासंग्राम है, ये मायावती का गुस्सा है। राज्यसभा में ना बोलने देने का मुद्दा ऐसा भड़का कि बात मायावती के इस्तीफे तक जा पहुंची। दलितों के मुद्दे पर ऐसा दंगल हुआ कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। मैं दलित समाज से ताल्लुक रखती हूँ। जब मैं अपने समाज की बात उधर नहीं रख सकती हूँ, मुझे बोलने, सत्ता पक्ष के द्वारा मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। मंत्री लोग खड़े हो गए, सभी वहाँ के जो सदस्य हैं सत्ता पक्ष के सब खड़े हो गए। मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं हुआ है। तो जब मुझे अपनी बात रखने का सत्ता पक्ष मौका नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने आज राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला लिया। हाउस में भी कहा और अभी मैं माननीय सभापति जी को अपना इस्तीफा देकर आ रही हूँ। मायावती के इस्तीफे से पहले राज्यसभा में हंगामा भी खूब हुआ। सहारनपुर कांड पर मायावती अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन उपसभापति बार बार घड़ी दिखा रहे थे। नहीं, नोटिस है, नहीं है ये। मायावती को अपनी बात रखने के लिए 3 मिनट का वक्त मिला था, लेकिन उनका कहना था कि ये समय पर्याप्त नहीं।
So it is over. You cannot make a speech here. No. बुलाना भी आता। ये ऐसे कैसे हो जाएगा ये? हैं? मुझे बोलने नहीं दोगे? राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। बार बार हो रही टोका टोकी से बात बिगड़ती गई और फिर मायावती ने सदन में ही इस्तीफा देने की बात कही। मायावती के गुस्से पर सदन में भी लामबंदी शुरू हो गई। विपक्ष सत्ता पक्ष पर बात न कहने देने का आरोप लगाने लगा और फिर मायावती के सदन से बाहर जाते ही कांग्रेस और तृणमूल के सदस्यों ने भी वॉकआउट कर दिया। सदन में इस्तीफे का ऐलान और फिर मायावती का इस्तीफा। सियासत में संग्राम छिड़ चुका है। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और बीजेपी इसे राजनीतिक दांव बता रही है। तो मायावती जी को जब चेयर ने अलाउ किया उस पर बोलने के लिए दलित के एट्रॉसिटीज पर, तो रूलिंग पार्टी बीजेपी के लोगों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। बीजेपी बराबर उनकी होटिंग करते रहे और उन्हें नहीं बोलना दिया, तो वो बड़ी उससे बड़ी दुख हुई है। तो जो है वो दलित समाज की बात कर रही थी, शुद्ध रूप से राजनीतिक बात कर रही थी और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको राजनीतिक रूप से परास्त किया है, उसकी जीत और उसकी हताशा और निराशा थी। जाहिर है हंगामे की शुरुआत हो चुकी है और मायावती का इस्तीफा मॉनसून सत्र के आगे का हाल बयां कर रहा है। दलित अत्याचार के मुद्दे पर मायावती सदन पटल पर बिफरी और इतनी बिफरी कि इस्तीफा तक दे डाला। जाहिर है संसद में उठा मुद्दा अब वो सड़क तक ले जाएंगी और इस मुद्दे पर अब राजनीति की अगली दशा और दिशा तय होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। और इस बीच रायसेना की रेस लॉक हो चुकी है और अब उपराष्ट्रपति पद के लिए रण शुरू हो गया है। कांग्रेस समेत करीब 18 विपक्षी दलों ने गोपाल कृष्ण गांधी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वेंकैया नायडू एनडीए के उम्मीदवार बने हैं। ऐसे में सवाल यह है कि वेंकैया नायडू को उम्मीदवार बनाकर एनडीए, खासकर बीजेपी, क्या कुछ साधना चाह रही है? दोनों शांत, दोनों सौम्य। एक बीजेपी के कद्दावर नेता तो दूसरे बंगाल के गवर्नर रहने के बावजूद राजनीति से अमूमन दूर ही रहे और अब दोनों आमने सामने हैं। देश का अगला उपराष्ट्रपति तय करने के लिए सियासत की गलियों में शहमात का खेल शुरू हो चुका है और दोनों ही उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया। Whatever decision was taken, finally after discussion, I have agreed for the decision and I have withdrawn myself from the party. I am now above party. I do not belong to BJP now. 18 विपक्ष दलों ने एक होकर और पूरे संयुक्त सोच के साथ मुझे निमंत्रित किया। मैं उनका आभारी हूँ। ये सिर्फ उपराष्ट्रपति की रेस नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए साख का सवाल बनता दिख रहा है और इसकी झलक उम्मीदवारों के ऐलान और नामांकन के दौरान भी दिखी। दोनों ही ओर से सियासत का हर दिग्गज अपने अपने समर्थित उम्मीदवार के साथ नजर आया। कांग्रेस विपक्ष की लामबंदी में जुटी है तो दूसरी ओर बीजेपी एनडीए के कुनबे को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि वेंकैया को सत्ता के नए सोपान पर बीजेपी यूं ही नहीं बैठाना चाहती। दरअसल इसके पीछे दूर की सियासत है। खबरों की माने तो बीजेपी साफ संदेश दे रही है कि राष्ट्रपति उत्तर से और उपराष्ट्रपति दक्षिण से, यानी बीजेपी दक्कन में अपना किला मजबूत करने की पूरी कोशिश में है। वेंकैया नायडू वैसे तो आंध्र प्रदेश से हैं, वहां से विधानसभा सदस्य रह चुके हैं, लेकिन अब उनका परिवार चेन्नई में रहता है और तमिलनाडु में वेंकैया की अच्छी पकड़ मानी जाती है। वेंकैया कर्नाटक से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। जाहिर है उन्हें उपराष्ट्रपति बनाकर बीजेपी तीनों राज्यों के लिए साफ संदेश दे रही है। वेंकैया संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं और दूसरी पार्टियों से भी उनके रिश्ते अच्छे रहे हैं। ऐसे में अगर वो उपराष्ट्रपति बनते हैं तो राज्यसभा की कार्यवाही चलाने में भी आसानी हो सकती है। पार्टी ने पहले दिन से ही सभी का सहयोग मिले ऐसी कल्पना की और बातचीत भी की है और मुझे लगता है कि अच्छी मात्रा में जैसे राष्ट्रपति चुनाव में वोट मिल रहा है उससे भी अच्छे वोट उपराष्ट्रपति चुनाव में भी हमको मिलने वाले हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कहा गया था कि हमारा उम्मीदवार दलित है, उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान कहा जा रहा है कि हमारा उम्मीदवार किसान है, जाहिर तौर पर और साउथ से भी हैं, तो क्या ये समय कुल मिला करके पार्टी सोच समझ करके सभी विचार विमर्श करके कैंडिडेट तय करती है। राजस्थान से भी सदस्य हैं चूंकि वेंकैया जी, तो किस तरह से राजस्थान के पर्सपेक्टिव इन चीज़ों को? राजस्थान को निश्चित रूप से लाभ हो गया होगा, उपराष्ट्रपति होंगे वहाँ से। बहरहाल
बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना दांव चल दिया है और अब वोटों के अंकगणित का जुगाड़ भी शुरू हो चुका है। 5 अगस्त को वोटिंग होगी और नतीजे भी उसी दिन सामने आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी जो सियासत साधना चाहती है उसके लिए फिलहाल तो बस शुरुआत भर दिखती है। रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और सवाल यह है कि क्या बीजेपी के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव की राह आसान है? कम से कम आंकड़े यही बता रहे हैं कि वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने में ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद वोट डालते हैं। फिलहाल लोकसभा में 543 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में सांसदों की तादाद जो है वो 243 है। क्योंकि इस रेस में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हैं, ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 394 हो जाता है। एनडीए के पास फिलहाल दोनों सदनों को मिलाकर 425 सांसद हैं, जबकि एआईएडीएमके के 50, बीजेडी के 27, टीआरएस के 14, वाईएसआर कांग्रेस के 8, पीएमके और एआईएनआर कांग्रेस के 1 सांसद को भी मिलने का पूरा भरोसा है। ऐसे में वेंकैया के समर्थन में फिलहाल 526 सांसद नजर आ रहे हैं, जबकि गोपाल कृष्ण गांधी को यूपीए समेत 18 विपक्षी दलों के गठबंधन के 252 सदस्यों के समर्थन की उम्मीद है, जबकि यूपीए को 5 मनोनीत और 3 निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन मिल सकता है। ऐसे में आंकड़ा 260 तक ही पहुंच सकता है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से। यहां दबंगों ने एक शख्स को मामूली विवाद पर बिजली का करंट लगाकर टॉर्चर किया, उसकी जान लेने की कोशिश की। जब पीड़ित की हालत बिगड़ने लगी तो रास्ते में उसे फेंककर फरार हो गए। ये हैवानियत की हद है, ये जुल्म सितम की इंतहा है। मामूली विवाद में बिजली के झटके। आजमगढ़ के एक गांव में चारपाई से बंधे इस शख्स को बिजली का करंट लगाया जा रहा है और पीड़ित शख्स रहम की गुहार लगा रहा है। भाई मत कर इधर मत कर। अब चिल्लाइबे तब तोड़ियों काटे सब लाइन मत लगा भाई, बहुत पावर से मर गई हो यार। हाई वोल्टेज करंट के झटकों से युवक की जान निकल रही है, लेकिन उसे शॉक दे रहे हैवानों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। युवक की चीख पुकार का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा। आखिर कौन है ये लोग और किसने इन्हें एक इंसान को इस तरह तड़पाने का हक दिया? आजमगढ़ के सरायमीर इलाके में दबंगों ने एक शख्स को बंधक बनाया और फिर उसे एक तबेले में ले जाकर काफी टॉर्चर किया। जब इतने से भी उनका जी नहीं भरा तो चारपाई पर बांधकर करंट के झटके देने लगे। पुलिस के मुताबिक पूरा विवाद मोबाइल चोरी को लेकर शुरू हुआ। वास्तव में पूरा मामला मोबाइल चोरी से संबंधित है। उस बच्चे पे आरोप है कि उसने उनकी मोबाइल चुरा ली थी और इसलिए उन लोगों ने उसके साथ एक घटना कारित की है, जो घटना बड़ी खराब है। तो हम लोगों ने तत्काल एक मुकदमा दर्ज किया है गंभीर धाराओं में। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने दबंगों का मोबाइल चुराया था, जबकि पीड़ित के घर वालों के मुताबिक कुछ दिन पहले उसने बाजार में दबंगों को किसी बात पर टोका था, इसलिए उसे किडनैप कर बिजली का शॉक दिया गया और हालत बिगड़ने पर रास्ते में छोड़कर फरार हो गए। यद्यपि परिजनों ने पूरे घटना को ट्विस्ट कर दिया है, घटना वैसा नहीं है, बल्कि घटना मोबाइल चोरी से संबंधित है और हम लोग उसी बिंदु पे जांच कर रहे हैं। इसमें 5 गिरफ्तार हैं, शेष जो 4 लोग बचे, जो इसमें गाजियन का नाम है, इसकी हम लोग विधिवत जाँच कराएंगे। जाँच करा के इसमें फौरी कार्रवाई इसमें हम लोग कराएंगे। हैवानियत का करंट लगाने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ से रवि प्रकाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। वाकई में ये कलयुग है जहां इंसान हैवान बनता जा रहा है और ईमानदारी से काम करने की सजा मिलती है मौत। दिल्ली में बिजली चोरी रोकना बिजली कंपनी बीएसईएस के मैनेजर पर भारी पड़ गया। आरोप है कि बिजली चोरी की शिकायत पर छापेमारी करने गई टीम की गांव वालों से झड़प हो गई और जान बचाने के लिए कार से भागने के दौरान हादसा हुआ और एक मैनेजर की जान चली गई। चोरी रोकने गए थे, मिली मौत। हादसे में गई बीएसईएस मैनेजर की जान। दिल्ली के जाफरपुर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार की वजह से कार पेड़ से टकराई और बिजली कंपनी बीएसईएस के मैनेजर अभिमन्यु सिंह की जान चली गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। काम करके अपना वापस आ रहे थे, पीछे पीछे इनके विलेजर्स लग गए थे, गांव वाले जो थे बाइक लेके इनके पीछे लग गए थे, तो वो उनको हटाने के मतलब उनसे दूर भागने के लिए चल रहे थे वहाँ से, तो उन्होंने गाड़ी को स्पीड तेज करी तो वो पेड़ से टकरा दी।
सोमवार को BSES की टीम बिजली चोरी की शिकायत पर बाहरी दिल्ली के जाफरपुर इलाके में गई थी। वहां पर छापेमारी के दौरान बिजली विभाग के कर्मियों और गांव वालों में झड़प हो गई, जिससे बिजली कर्मियों की टीम जान बचाने के लिए भाग निकली। सभी लोग एक कार में बैठे और तेजी से उसे दौड़ा दिया। आरोप है कि कुछ बाइक सवारों ने BSES टीम का पीछा किया। इसी दौरान तेज रफ्तार की वजह से कार पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में अभिमन्यु नाम के मैनेजर की मौत हो गई, जो बिहार के मुंगेर का रहने वाला था। BSES के कर्मचारियों और अभिमन्यु के घर वालों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिन्होंने क्राइम किया, अगर उसको सजा नहीं मिलेगी तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा। और आज मेरे साथ हुआ, कल मेरे कलीग रिलायंस वाले किसी दूसरे भाई के साथ होगा। इसलिए मुझे आई वांट जस्टिस। और इसके साथ क्या मैं बोलूं, बस आई वांट जस्टिस, मुझे जस्टिस चाहिए। इस पूरे विवाद में पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान BSES की टीम के साथ काफी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद थे। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक टीम के साथ पर्याप्त पुलिसकर्मी नहीं थे। पुलिस के मुताबिक गांव वालों के साथ कोई झड़प नहीं हुई थी। हालांकि बाद में दबाव में आकर FIR दर्ज की गई। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया है और उनको शीघ्र ही गिरफ्त में लिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस ने इसमें सेक्शन 304 IPC कल्पेबल होमिसाइड का भी सेक्शन इसमें ऐड किया। अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड का भी सेक्शन ऐड करेंगे इसमें। और जो भी हार्सेस्ट इसमें एक्शन, पिनल एक्शन किया जा सकेगा, वो इंश्योर कराएंगे, इसमें सुनिश्चित कराया जाएगा। हादसे का शिकार हुए BSES मैनेजर अभिमन्यु के शव का पोस्टमार्टम कर घर वालों को सौंप दिया गया है। लेकिन सदमे में डूबा परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। दिल्ली से मदन मोहन तंवर के साथ टीम न्यूज नेशन। और ISI सब सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर में अपने पैर पसारने में जुटा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि एक सोशल ऐप पर ग्रुप बनाकर नौजवानों को भड़काने की साजिश रची जा रही है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोसुल में सफाई के बाद हिंदुस्तान की तरफ ISIS की काली नजर। इस्लामिक स्टेट की कश्मीर में दखल बढ़ाने की चाहत। घाटी में मासूमों को बरगलाने में जुटे ISIS के गुर्गे। सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काकर पाल रहे हैं खतरनाक मंसूबे। दुनिया का सबसे खौफनाक आतंकी संगठन ISIS लगातार अपनी जमीन खोता जा रहा है। लिहाजा उसने नए ठिकाने तलाशने शुरू कर दिए हैं और अब उसकी नजर कश्मीर घाटी पर है। इस्लामिक स्टेट समर्थकों के वैसे तो कई तमाशे हिंदुस्तान देख चुका है, मगर ताजा मामला संजीदा है, क्योंकि कश्मीर में पैठ बनाने की फिराक में जुटे इस्लामिक स्टेट ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है और एक सोशल ऐप पर नया चैनल बनाया है, जिसे नाम दिया गया है अंसारुल खिलाफा जम्मू कश्मीर। इस कवायद का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि इसमें हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से छपी खबर के मुताबिक इसमें इस्लामिक स्टेट के प्रोपेगेंडा से जुड़े कंटेंट डाले जा रहे हैं। युवाओं को हथियार चलाने और विस्फोटकों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ये ग्रुप जून महीने में वजूद में आया है और अब तक इसमें 100 लोग जुड़ चुके हैं। ग्रुप में AK-47 और रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल करने के बारे में बताया जा रहा है। ग्रुप में आत्मघाती हमलों और कार बम बनाने के बारे में भी जानकारी दी जाती है। नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले का वीडियो भी शेयर किया गया है। खबर ये भी है कि इस ऐप के जरिए घाटी के पुलिस वालों से इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ हथियार उठाने की अपील की गई। अब तक खुफिया एजेंसियां इस्लामिक स्टेट के असर से इनकार करती आई हैं, लेकिन कश्मीर को लेकर इस्लामिक कट्टरपंथियों का झुकाव किसी से छिपा नहीं है। टीम न्यूज नेशन। एक मासूम ने प्रधानमंत्री को खत लिखा और उस पर तुरंत एक्शन भी हुआ। बच्चे के लेटर पर बापू की समाधि राजघाट पर तैनात स्टाफ को बदल दिया गया। पंजाब के पटियाला की रहने वाली 7वीं कक्षा की छात्रा हश्मिता को सिर्फ एक शिकायत करनी थी, जिस पर एक कार्रवाई हो गई। हश्मिता ने शिकायती पत्र में स्टाफ पर गलत तरीके से वसूली करने की शिकायत की। दरअसल यहाँ बापू की समाधि के बाहर 2 जूता स्टैंड बने हुए हैं, एक पेड है और एक अनपेड। पेड काउंटर पर भारतीय लोगों से 1 रुपये ही लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ विदेशियों से जूते की रखवाली के बदले 100 रुपये वसूले जा रहे थे, जिसके खिलाफ 7वीं क्लास की छात्रा हश्मिता ने शिकायती पत्र प्रधानमंत्री को लिखा, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए स्टाफ को बदल दिया गया। वो जो लेटर था उसमें हमने लिखा था कि जो राजघाट में इतने करप्टेड जो है स्टाफ है, हमने कहा था कि हमने लिखा था कि जो इंडियन से वो ले रहे थे 10-20 रुपए, फॉरेनर्स को क्या पता था इंडिया के बारे में, तो फिर उन्होंने फॉरेनर से ले लिए 50 या फिर 100 रुपीज़। वो ये बहुत ज़्यादा लूट मचा रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि अगर हम इंडियन से इसके बारे में सोचेंगे तभी वो होगा, तभी इंडिया डेवलप होगा।
और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें आपने देखी हर पहलू के साथ नेशन व्यू में।